नमस्कार। अनुवाद अध्ययन एवं प्रशिक्षण विद्यापीठ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की ओर से आपका स्वागत है। परिचर्चा का विषय है साहित्यिक अनुवाद और इस परिचर्चा में महत्वपूर्ण वक्तव्य देने के लिए, साक्षात्कार देने के लिए अपनी गरिमामयी उपस्थिति के साथ हमारे बीच मौजूद हैं प्रोफेसर केदारनाथ सिंह, विशिष्ट कवि। 7 जुलाई 1934 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के चकिया में जन्मे केदार जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण करने के बाद गोरखपुर विश्वविद्यालय और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य से दशकों तक जुड़े रहे और जेएनयू के भारतीय भाषा केंद्र के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के बाद वहीं से अवकाश प्राप्त किया इन्होंने। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं अभी बिल्कुल अभी, जमीन पक रही है, यहाँ से देखो, अकाल में सारस, बाघ, उत्तर कबीर और अन्य कविताएं, तालस्ताय और साइकिल और सृष्टि पर पहरा। इनकी कुछ आलोचनात्मक रचनाएं भी हैं, कल्पना और छायावाद, आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान, मेरे समय के शब्द और कब्रिस्तान में पंचायत। ताना बाना, समकालीन रूसी कविताएं, कविता दशक जैसी महत्वपूर्ण कृतियों का इन्होंने संपादन किया है। भारतीय साहित्य ही नहीं, वैश्विक पटल पर अपनी कविता के कारण चर्चित रहे केदार जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार, कुमार आसन सम्मान, दिनकर पुरस्कार, जीवन भारती सम्मान, मैथिली शरण गुप्त सम्मान, व्यास सम्मान और ज्ञानपीठ पुरस्कार। हम अत्यंत आभारी हैं जो इन्होंने कृपापूर्वक अपनी उपस्थिति प्रदान की है। अवधेश जी प्रश्न करेंगे और थोड़ा उसका प्री टेक्स्ट प्रस्तुत करेंगे। सर, एक जो सवाल होता है जो कि आपसे ही पूछ सकते हैं, भारतीय कविता के संदर्भ में ताना बाना जो संपादन आपका है, उसके बारे में थोड़ा कुछ बताएं। देखो, ये थोड़ी थोड़ी दिशा को बदलने की कोशिश थी कि हम लगातार पश्चिम का ही अनुवाद करें और अपने को भूल जाएं, अपना परिवेश भूल जाएं। भारतीय कविता का कोई अपना इतिहास अब तक नहीं है जी। हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर जो कहा जाता है वो संस्कृत का साहित्य, पुस्तकें निकली है अंग्रेजी में पुरानी, तो वो तो संस्कृत के साहित्य तक सीमित है। उसके बाद का सारा साहित्य इतना विशाल है और इतनी भाषाओं में फैला हुआ है, उसका इतिहास लिखा नहीं गया है, उसका समन्वित समग्र इतिहास नहीं लिखा गया जी। ये दुर्भाग्य है और ये बनेगा तो अनुवाद के बिना आधार पर ही बनेगा। जी जी बिल्कुल। उस दिशा में एक कोशिश मेरी थी ताना बाना। हिंदी ने एक काम तो किया है और इस पर हम गर्व कर सकते हैं कि पिछले 50 वर्षों का भारतीय साहित्य, खासतौर से कथा साहित्य, जो भी श्रेष्ठ है दूसरी भाषा का, हिंदी में वो सारी दूसरी भाषाएं जो महत्वपूर्ण है भारत की, उन सबका साहित्य हिंदी में आज है। और इस अर्थ में हिंदी एक ब्रिज लैंग्वेज बन चुकी है, सेतु भाषा बन चुकी है। सेतु भाषा से मेरा तात्पर्य है कि फिर मेरे मित्र सुनील गंगोपाध्याय बांग्ला के बड़े कथाकार थे, अब नहीं रहे जी। तो कहते थे देखो भाई, मैं तो हिंदी का कृतज्ञ हूँ, पहले हिंदी का विरोध करता था, आजकल हिंदीवादी हो गया हूँ क्योंकि मेरी एक किताब, मेरा उपन्यास मोनेर बानिश का उपन्यास है। अब मोनेर बानिश छपा और छपते ही वो दूसरे महीने हिंदी में उसका अनुवाद आ गया। हिंदी में आया तो फिर हिंदी मराठी में चला गया, हिंदी से पंजाबी में चला गया, यानी ब्रिज इस अर्थ में वो सेतु भाषा काम कर रही है। हिंदी से होकर दूसरी भाषाओं में आपकी बात बिल्कुल ठीक है। बड़ा आजकल गुजराती, मराठी, इन सबके लेखकों की इच्छा है कि हिंदी में अनुवाद हो, जिससे कि वो फैल सके। और तो ये काम हिंदी कर रही है जी। और हिंदी अनुवाद के क्षेत्र में ये क्रांतिकारी काम हुआ है, ये जो हिंदी के माध्यम से हो रहा है। कविता को लेकर कम हुआ है, कविता का अनुवाद कठिन है जैसा आप कह रहे थे। तो मैंने इस चुनौती को स्वीकार करने को, मेरे मित्र हैं सचिदानंदन, आप जानते हैं, यहाँ रह चुके हैं, के सचिदानंदन कवि हैं, अच्छे कवि हैं। तो उनसे कभी चर्चा हो रही थी, क्योंकि मलयालम भाषी हैं, तो मैंने उनके साथ प्रस्ताव रखा कि हम लोगों को एक कोशिश करनी चाहिए, अंग्रेजी में तो जब होगा तब होगा, मैं तो हिंदी का हूँ और आप मेरी मदद करें तो हम लोग पूरी भारतीय कविता कम से कम 15-16 जो मेजर लैंग्वेजेज हैं उनकी कविता चुनी हुई आज़ादी के बाद की कविता
स्वाधीनता के बाद कविता, इसका एक चयन तैयार कर सकते हैं। इससे प्रयोजन से काम ये शुरू किया गया और सच्चिदानंदन और हमने मिलकर काम किया इसको। जाहिर है कि वहाँ भी अंग्रेजी काम आएगी, अब अंग्रेजी तो हमारी मजबूरी है जी। मध्यस्थ जिन भाषाओं में गति थी, जैसे मानी बांग्ला है, बांग्ला थोड़ी जानता हूँ मैं, तो उनसे तो अनुवाद करने में आसानी थी, कर लिया। मराठी जानने वाले मिल गए, तमिल जानने वाला कोई नहीं मिलता, हमारे यहाँ आसानी से नहीं मिलता है, तो फिर तमिल के अनुवाद तो तमिल भाषी से कराना पड़ा। ये सीमा थी उसकी, बहुत बड़ी लिमिटेशन थी, लेकिन काम तो एक बार हो जाए आगे चलेगा। अनुवाद ताना बना तो आपसे खड़ा बेहतर कर कौन दिया। जानेगा कि कोई अनुवाद अंतिम नहीं होता। जी जी। अनुवाद एक चलती रहने वाली प्रक्रिया है, हर अनुवाद एक काम चलाऊ जी, प्रोविजनल अनुवाद है, ट्रांसलेशन। उससे बेहतर आगे आएगा, उससे बेहतर आगे आएगा, उससे बेहतर आएगा, ये चलता रहेगा। एक गीतांजलि के हिंदी में इस समय 30 अनुवाद है करीब करीब, मैंने काम कराया था JNUS पर, और कोई अंतिम रूप से गीतांजलि के 10% भी निकट नहीं पहुंच सका। उमाशंकर जोशी जी ने एक बहुत बढ़िया लेख लिखा था, हमने उसको अंग्रेजी में करके भी छापा था, तो उसके कविता का अनुवाद करके, तो उसके अंत में वो यही कहते हैं, आप जो बात कह रहे हैं ना, वो कहते हैं कि हर पीढ़ी को अपना अनुवाद खुद करना चाहिए। बहुत सही बात है, इसलिए शेक्सपियर का अनुवाद हर पीढ़ी अपना करती अपना है, खुद का सारी करे। दुनिया में होता रहता है, बड़े क्लासिक जो है सही होते हैं। जी ये होता रहेगा। अनुवाद अंतिम चीज नहीं है, जी। टेक्स्ट अंतिम होता है, ट्रांसलेशन अंतिम नहीं होता। इंटरप्रिटेशन भी हर समय तुलसी अनुवाद तो इंटरप्रिटेशन ही है, इंटरप्रिटेशन ही है। ये तो ताना बाना काम जो है इस तरह से बहुत हुआ था, और उसकी सीमाएं हैं, मजबूरियां हैं, उसकी मैं जानता हूँ, बहुत कमियां हैं उसमें, लेकिन एक प्रयास है, जो पहला प्रयास है भारतीय कविता का। इधर की भारतीय कविता कोई संचयन है ही नहीं, इसलिए उसी से लोग काम चला रहे हैं जहाँ तक, अभी उसका मिलता नहीं क्या। चलो आपने भारतीय कविता का ताना बाना तो खड़ा कर दिया। स्वयं आपकी कविताओं के जो विभिन्न भाषाओं में अनुवाद हुए हैं, उसमें भी एक ही वर्जन नहीं, डिफरेंट वर्जन्स हो सकते हैं, और वो पाठकों के लिए सुनो बहुत है। क्या है, मैं अभी पिछले दिनों साल 2 साल पहले जी उड़ीसा गया था, तो वहाँ भुवनेश्वर में किसी ने मेरी कविता का अनुवाद किया था, और उसका अनुवाद कहीं अंग्रेजी में पढ़ा था, उन्होंने तो अंग्रेजी से किया था। अब उसको पढ़ के मैंने माथा ठोक लिया कि दूर दूर तक तो मेरी कविता थी नहीं वो। हाँ जी। वो क्या बन गई थी, थर्ड हैंड, जो यानी वो सत्य से तेरी दूरी जो है वो एकदम मेरे पहचान से परे थी। तो ये तो होता है, ये कैसी जिसकी जांच पड़ताल नहीं हो पाती है। पर मूल से जो अनुवाद हुए हैं, अब जाहिर कि जिन भाषाओं में हुए सब सारी, थोड़ी बांग्ला जान लेता हूँ, बांग्ला में कई अनुवाद मेरे हुए हैं, बल्कि एक बहुत दिलचस्प प्रोग्राम हो रहा है जिसमें जा रहा हूँ मैं। मेरा बांग्ला में जो अनुवाद हुआ है उससे को एक इस समय हिंदी में वहाँ प्रोफेसर हैं कोलकाता विश्वविद्यालय में, तो उन्होंने अनुवाद किया है, वो स्वयं लिखती पढ़ती भी हैं, कवि भी हैं, सोमा बंदोपाध्याय जी। तो उन्होंने जो अनुवाद मेरा नया किया बांग्ला में, वो उनकी एक बातचीत मेरे साथ आयोजित हुई है कलकत्ते में, उसके लिए मुझे जाना। बातचीत करने से नतीजा क्या निकलेगा मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन एक प्रयास, ये प्रयास मुझे अच्छा लगा। ऐसे संवाद हो, अनुवादक और अनुवाद और मूल रचनाकार दोनों बैठ के बात करें, और जो प्रश्न उठते हैं उन पर एक चर्चा हो। इसमें अभी शुरुआत होनी चाहिए ऐसी कुछ, बल्कि आपके यहाँ तो इसकी और जरूरत है जी। ये अलग, जिसमें प्रश्नाचार भी हो, बातचीत भी हो, ये है। लेकिन मैं बांग्ला में एक महिला थी, अच्छी रचनाकार थी बांग्ला की, अभी उनका निधन हुआ, कैंसर से डेथ हो गई, तो मल्लिका सेनगुप्त, बहुत मशहूर कवयित्री थी। मल्लिका सेनगुप्त ने मेरा अनुवाद किया, पुस्तक छपी है बांग्ला। तो वो पढ़ रही थी, मूल पढ़ रही थी, और मुझे उसके बाद अपना मूल पढ़ना था, वो अनुवाद पढ़ रही थी। खैर, लेकिन एक बड़े भारी जो कवि हैं इसमें, बंगाल के सबसे बड़े रचनाकार इसमें कवि जो है,
नाम बोलिए किन लोगों को, 2-3 लोगों में, वो खड़े थे बाहर। जब अनुवाद मल्लिका पढ़ चुकी तो मुझसे बोले कि केदार जी शी हैड डन वेरी वेल। अब वो वेरी वेल सुन का मतलब था कि साउंड्स लाइक ए पोएम, साउंड्स लाइक ओरिजिनल। अब ये एक कमेंट था, बड़े रचनाकार कमेंट था, तो मैं उससे मुतासिर हुआ। लेकिन फिर वो सवाल तो पैदा होता है कि उनके अनुवाद की मैं जांच तो ओरिजिनल से मिला के नहीं कर पाया हूँ। ये रहेगा, ये मान के चलिए कि वी कांट हेल्प इट, जिसको कहते हैं अंग्रेजी मुहावरे में, इसका आप कुछ नहीं कर सकते। आप ये जो कविता भी सुनाई मैंने, आप पहुंच ही नहीं सकते फूल से फूल पेड़ की जड़ों तक नहीं पहुंच सकते। पब्लिक डोमेन में आ जाने के बाद सभी का अधिकार उसके। दरअसल में कहते तो ये भी हैं कि अनुवाद के जो आलोचक होते हैं उन्हें अनुवाद की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि उन्हें दोनों भाषाएं आती हैं। तो सही कहा, बिल्कुल। वो अनुवाद की जरूरत तो उनको होती है जिन्हें केवल एक भाषा आती है। तो ये जो आपका एक इससे संबंधित हो, या कि आपको ये जो वॉर पोइट्री क्यों अच्छी लगती है, चाहे वो या जो जैसे पॉल एलुआर्ड हैं, डिलन थॉमस हैं, डिलन थॉमस तो शायद एक कॉन्फ्लिक्ट की तरफ कवि का आकर्षण तो बिल्कुल जायज है कि वो एक किशोर अवस्था में जो आकर जो अच्छा लगता है। मुझे डिलन थॉमस की इमेजरी अच्छी लगती है। अच्छा जी। लगती थी जी, आज नहीं लगती है। मैं अब डिलन थॉमस पढ़ना मेरे लिए मुश्किल होगा, अपनी जगह बड़ा आज भी होगा, वो है। अब आज अंग्रेजी कविता मुझे जो अच्छी लगती है वो बिल्कुल दूसरी है। शायद उस दिन चर्चा आपसे कर रहा था, मुझे हिंदी बहुत अच्छा लगता है जी। और शायद उसका कारण ये है कि वो बहुत रूटेड पोएट है। टी.एस. गिलियट की तुलना में एड्स बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। एड्स की लेटर पोएट्री खास तौर से, अर्ली पोएट्री नहीं, लेटर ही। लेकिन हीनी बल्कि मैं कोशिश करता रहा कि कुछ कविताओं का हिंदी में अनुवाद कर सकूं। डिफिकल्ट है वो, लेकिन शायद मैं प्रयास में लगा हुआ कुछ कविताओं का बहुत पोएम्स तो और बहुत भी डिफिकल्ट है, काफी डिफिकल्ट है। बहरहाल ये है वार पोएट्स का। तो देखिए पोएट्री और टर्मोइल का बड़ा गहरा संबंध है। ये और वार से बड़ा टर्मोइल क्या होगा, उससे पैदा होने वाली कविता, क्योंकि कविता भी रजिस्ट करती है जी। कवि के पास और कोई हथियार तो है नहीं, वो अपनी कविता लिख के रजिस्ट करेगा। और इसीलिए जो फ्रांस में कविता लिखी उसको प्रतिरोध कविता कहते हैं, रेजिस्टेंस की पोएट्री कहते हैं। उस पीरियड में कुछ अच्छी कविताएं लिखी, लेकिन क्या होता है, फौरी विषय पर लिखी हुई कविता कितनी टिकेगी जी, क्योंकि वहां शायद इसके लिए समय नहीं होता कि अनुभव भी करें और अनुभव का परिपाक भी हो, और वो परिपाक वहां तक पहुंचे कि उसे सृजन का बिंदु फिर प्रस्फुटित हो। ये लंबी प्रक्रिया है। इसलिए एक हिंदी में आलोचक थे, अच्छे आलोचक थे उस समय, क्या नहीं है दुर्भाग्य से, नलिल विलोचन शर्मा, ये नाम सुना हुआ, बिहार के थे। बड़े प्रबुद्ध व्यक्ति थे, अंग्रेजी के भी बड़े अच्छे जानकार थे, फ्रेंच के जानकार थे, वो संस्कृत के महान पंडित थे और हिंदी के तो सर्जक भी थे, आलोचक भी थे। तो एक बड़ा अच्छा वाक्य लिखा था उन्होंने कि अनुभव के क्षण प्रेरणा के क्षण होते हैं, सृजन के नहीं जी। वो भोगने के क्षण है, भोगने के क्षण होता है, सृजन का क्षण बाद में पैदा होता है। हम लोग आपसे आपकी कविता तो सुनेंगे, उससे पहले एक छोटा सा सवाल खड़ा होता है कि उर्दू कविता है, गालिब हैं, फैज हैं, इकबाल हैं, ये हमारे पास हमको ट्रांसक्रिप्ट फॉर्म में मिलते हैं, इनके ट्रांसक्रिप्शन मिलते हैं देवनागरी में, नीचे उनके अर्थ दिए होते हैं। इनको भी क्या समझ में आते हैं जितना संभव होता है, तो ट्रांसक्रिप्शन के बजाय क्या उनको भी कुछ अनुवाद करने की जरूरत है? देखिए क्या मेरा ख्याल है कि बहुत जरूरत नहीं है जी। उर्दू कविता का अनुवाद बहुत आवश्यक हिंदी के
लेने। उसमें नोट्स मिल जाए, शब्दों के रेफरेंसेस मिल जाए, शब्दार्थ मिल जाए। एक किताब हिंदी में निकली थी, रामानुजलाल श्रीवास्तव जो मुक्तिबोध के मित्र थे जी, उन्होंने गालिब पर एक किताब लिखी है। मैंने कहा अपनी किताब का नाम क्या रखा है, गालिब का इंटरप्रिटेशन है वो। कोई लंबा छोड़ा व्याख्यान नहीं दिया, व्याख्यान नहीं लिखे उन्होंने, केवल गजल ली और गजल के कुछ शब्दों के नीचे संदर्भ मीनिंग दे दिए और इस तरह लिखा है कि वो एकदम साफ हो जाती है। कविता। वो पद्धति काम करेगी उर्दू में। और अली असरार जाफरी जो बड़े शायर थे उर्दू के, तो वो तो ये कहने लगे थे और बड़ी जोरदार वकालत की थी उर्दू की दुनिया में, जिसके लिए उर्दू वालों ने उनको माफ नहीं किया। कहते थे कि अब उसको ये जो अरेबिक रस्मुल खत है, स्क्रिप्ट अरब से आई हुई है, पर्शियन स्क्रिप्ट कहते हैं उसको, वहाँ अरबी से आई, अरबी से पर्शियन में गई, पर्शियन में जाने के बाद थोड़ा उसका सुधार परिष्कार हुआ होगा जी। अब उसको उर्दू स्क्रिप्ट कहते हैं वो, जो कि परिषद से आई हुई है। उस स्क्रिप्ट में न लिख के नागरी में लिखा जाना चाहिए। इसका आंदोलन चलाया था अली असरार जाफरी ने, चला नहीं, उर्दू ने स्वीकार नहीं किया उसको, लेकिन इसके पक्ष में थे वो। बड़े शायर थे, बड़े साहित्यकार थे, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था उनको। तो वो ऐसा मानने वाले भी लोग रहे हैं जी। एक बड़ी दिलचस्प किताब आप विषय है, कहीं मिल जाए तो देख, शायद आपकी निगाह से गुजरी भी हो। ये एजाज अहमद जो है जी जी, बड़े विचारक जो दिल्ली में जी, उनने एक बड़ी दिलचस्प किताब लिखी है गालिब पर। हम्म, और उसका जो दिवाचा, उसकी जो भूमिका है वो बहुत अच्छी भूमिका है। उसमें उन्होंने ये प्रयोग किया कि अमेरिका के 6 कवियों को, जो 6 कवि थे, चर्चित कवि थे अमेरिका के, उनको उन्होंने गालिब की 16 गजलें दी और लिटरल अंग्रेजी अनुवाद के साथ दिया और कहा इसको अंग्रेजी कविता में रूपांतरित करो। उर्दू जानते नहीं थे वो, उनको लिटरल अनुवाद उनको दिया गया, उसके आधार पर गालिब के 16 गजलों का अंग्रेजी में हर कवि ने स्वतंत्र अनुवाद किया। बहुत दिलचस्प है, कोई अनुवाद किससे नहीं मिलता कितने सेंस बदल गए हैं। वो अध्ययन बहुत दिलचस्प है और उस पर बड़े अच्छे कमेंट्स किए हैं आजाद साहब ने। पेंगुइन ने किताब छापी थी कभी, मुझे मेरे पास कहीं थी, अब मैं ढूंढूंगा तो मिल जाए शायद कहीं, लेकिन आपके इस संस्थान के लिए तो बहुत जरूरी पुस्तक है वो कहीं से मंगवा ले, आपको तो मिल जाएगी की कोशिश हम एजाज साहब पूछेंगे बता देंगे। जी जी। तो उर्दू की बात हो रही थी, उर्दू का अनुवाद नहीं होना चाहिए, पर्शियन का हो, अरबी का हो, लेकिन उर्दू हमारे इतने करीब है, संसार की कोई 2 भाषाएं इतनी अभिन्न नहीं हैं जितनी उर्दू और हिंदी है। दरअसल में अगर स्क्रिप्ट का थोड़ा छोड़ा जाए तो कई सारी भारतीय भाषाएं अगर ट्रांसक्राइब होकर उनका साहित्य आता है तो 50-60% तो समझ में आ ही जाता है। हाँ, ये आप सही कह रहे हैं, क्योंकि उत्तर भारत की भाषाओं में ये हो सकता है। जी जी, यानी पंजाबी जैसे है, पंजाबी, गुजराती, मराठी, बांग्ला भी। तो इनको तो काफी, इनकी लिपियां जो हैं वो सब आसपास पड़ती हैं, तो इनमें शायद इस तरह की कोशिश हो तो, और इनका अनुवाद ऐसे ही होना चाहिए। अगर कविता को कम से कम, गद्य में तो नहीं कर पाएंगे ऐसा की तरह, कविता का ऐसे ही करना चाहिए। लेकिन एक तीसरी मुश्किल उर्दू को लेकर, अनुवाद को लेकर अगर कोई अनुवाद करे तो ये है कि उर्दू लिरिक पोएट्री है, गजल जी, नॉट उर्दू, गजल। गजल लिरिक पोएट्री है और लिरिक पोएट्री का अनुवाद असंभव है। गीतांजलि के अनुवाद अगर टैगोर ने खुद न किए होते तो उस हद तक वो सेंस शायद कैरी न कर पाते अपने अनुवाद में, स्वयं किया था। और उस समय की जो विक्टोरियन अंग्रेजी थी उसमें किया था, चल गई वो। एक पता नहीं आपकी निगाह पड़ी कि ना, एक अमेरिकी पोएट ने, रॉबर्ट ब्लाई, ये नाम सुना होगा आपने, तो रॉबर्ट ब्लाई ने टैगोर के अनुवाद को, टैगोर के अपने अनुवाद को रिकास्ट किया है।
एक पुस्तक छपी अमेरिका से, टैगोर की अंग्रेजी, कहा कि ये इस अंग्रेजी को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसमें वो अमेरिकी है। comment की जरूरत। कहना ये विक्टोरियन अंग्रेजी बहुत आर्काइक अंग्रेजी है ये। तो अमेरिकन ईडियम वाली जो आज की भाषा है, उस भाषा में टैगोर के अनुवाद को रिकास्ट करने की उसने कोशिश की है, और उसके नतीजे बड़ा दिलचस्प है। वो कविता इतनी बदल गई एक्सेसिबिलिटी है। बढ़ जाती है, एक्सेसिबिलिटी भी बढ़ जाती है। पर हाल ये तो जी जी लेके बहुत सारी अनुवाद को लेके मेरे जो स्वकीय अनुभव हैं अपने, जी उनकी मैं शायद की बात आपके साथ नहीं कर सकता, क्योंकि वो अलग विषय है। जी। कार्यक्रम संपन्न करने के पहले आपसे एक काव्य पाठ का अनुरोध है, एक महत्वपूर्ण कविता। जाती हुई चिड़ियों का पता पूछ लीजिए, जी जा वाह। जाती हुई चिड़ियों का पता पूछ लीजिए, जो थी तो क्या थी उनकी खता क्या वाह, बात। पूछ लीजिए। लीजिए, जो घर था कभी उनका जिनका कोई घर नहीं, जी घर था कोई जो घर था कभी उनका जिनका कोई घर नहीं, वो शहर बचा है तो कहाँ पूछ लीजिए। बंगाल में घटना हुई थी पिछले वर्ष कि एक कार्टूनिस्ट को गिरफ्तार किया गया था, जी, किसी जी। नेता का, जानते हैं घटना जी जी। वो बेचारा कार्टूनिस्ट तो हंसता है, हाँ जी और हंसना जुर्म हो गया उसका। वो संदर्भ उस समय गजल लिखी गई थी, एक शख्स वहां जेल में है सबकी ओर से, क्या वाह। एक शख्स वहां जेल में है सब, जेल में है सबकी ओर से, हंसना भी यहाँ जुर्म है क्या देख पूछ लीजिए। लीजिए। अब घिस गई जंजीर, बजाएं तो भला क्या, क्या बात है। अब घिस गई जंजीर, बजाएं तो भला क्या, क्या देंगे कोई साज नया पूछ लीजिए। लीजिए। 12 बजे हैं शहर में, पर उनका समय और 12 बजे हैं शहर में, पर उनका समय और, उनकी घड़ी में कितना बजा पूछ लीजिए। बहुत अच्छी कविता। और आखिरी शेर, केदार जी गजल है ये, खाला का घर नहीं। केदार जी गजल है ये, खाला का घर नहीं, इस घर में कैसे आए जरा पूछ लीजिए। क्या बात, बहुत क्या ए, तो आपने आज के लिए रहने, फिर अगली जी। बैठक में ढेर सारी लेकिन करते हैं। आपकी इसमें जो कविता है सृष्टि पर पहरा, अगर आप इजाजत दें तो मैं आपके बिहाफ पर आपकी तरफ से पढ़ दूं, जिससे कि विद्यार्थियों को एक सनद रहे ये तो मेरे लिए कि मैं भी सुन सकूंगा। मुझे अच्छा लगेगा। ये कविता जो है इस संग्रह का शीर्षक भी है, और मुझे लगा कि ये कविता कवि का धर्म या जो कवि का कर्म है, और विशेषकर संकट के समय में कविता किस तरह से पहरेदारी करती है उसे दिखाती है। अल्बर्ट कामू ने एक बार कहा था कि आई एम एन इंटेलेक्चुअल बट विद द डिफरेंस दैट आई कीप वॉच ऑन माई इंटेलेक्ट। मैं अपनी बुद्धि की भी पहरेदारी करता हूँ। तो कविता शायद समाज की सबकी पहरेदारी करती है, तो कवि के सामने कविता पढ़ना थोड़ा, मुझे सुनना अच्छा लगेगा। कविता का शीर्षक है सृष्टि पर पहरा। जड़ों की डगमग खड़ाऊं पहने वह सामने खड़ा था, जड़ों की डगमग खड़ाऊं पहने वह सामने खड़ा था, सिवान का प्रहरी जैसे मुक्तिबोध का भ्रमराक्षस। एक सूखता हुआ लंबा झरनाट वृक्ष जिसके शीर्ष पर हिल रहे थे 3-4 पत्ते। कितना भव्य था एक सूखते हुए वृक्ष की फुनगी पर महज 3-4 पत्तों का हिलना। कितना भव्य था एक सूखते हुए वृक्ष की फुनगी पर महज 3-4 पत्तों का हिलना। उस विकट सुखाड़ में सृष्टि पर पहरा दे रहे थे
3-4 पत्ते। हम विद्यापीठ की तरफ से आपको धन्यवाद तक क्या दें, आपके आशीर्वाद मिलते रहें, यही हमारी कामना है। मैं धन्यवाद दूंगा इसके आपके कार्यपाठ के लिए।